नमस्कार साथियों, आज हम ममता नामक शीर्षक के तीसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे, जिसकी लाइनें कुछ आपको स्क्रीन बोर्ड पे इस तरह से मिल जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने लाइनें नहीं खींची हैं, इन लाइनों के नीचे लाइनें खींची होती हैं, जिसकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो तीसरा पैराग्राफ ममता पाठ से कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन बोर्ड पे मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा दृढ़ गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। तो कुछ इस तरह से लाइनें हैं, जिसे आप पूरा पढ़ भी सकते हैं। इन लाइनों के नीचे हमने लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन आपके बोर्ड पेपर या बुक में लाइनें खींची हुई रहेंगी। इसके ठीक नीचे आपसे आवास आकर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुछ इस तरह से होंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और सा में तीसरा सवाल होगा। तो कुछ इस तरह से आवास आकर के तीनों के सवाल आपको लिखने होते हैं अपने उत्तर को पुस्तिका में। तो चलिए बिना टाइम गवाए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यावतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसके लिए हम उत्तर हेडिंग डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे पॉइंट और फिर लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्गृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये हमारा पाठ और लेखक का नाम पूरा हो गया जल्दी जल्दी। इसके बाद पॉइंट बा में हमसे पूछ रहा था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची हुई हैं, हमें उन लाइनों की हिंदी व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए हम पॉइंट डालेंगे बा और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कुछ इस तरह से बा पॉइंट डाल के रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और फिर आगे लिखना शुरू करेंगे। आगे लिखेंगे व्याख्या में, श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहाँ बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति को गान करते प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडहरों की दीवारों पर घास फूस तथा लताएं उग आई थी, टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्पकला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। तो बस ये हमारी हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद हमारा लास्ट में था क्या, तीसरा सवाल। तो हमारा लास्ट में तीसरा सवाल क्या था, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल था, स्तूप के अवशेषों के नीचे स्त्रियां क्या कर रही थी, या स्तूप के अवशेषों की छाया के नीचे स्त्रियां क्या कर रही थी, संक्षिप्त वर्णन कीजिए या उसका अर्थ लिखिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले सा पॉइंट हेडिंग डालेंगे। तो हमसे सा में ही पूछा था, इसलिए हम सा पॉइंट हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमने सा पॉइंट डाल लिया है। इसके बाद पॉइंट 1 करके पूछा था, तो हम पॉइंट 1 करके यहाँ पर भी लिख देंगे। स्तूप के अवशेषों की छाया में दीपक के प्रकाश में बैठी एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या श्चिन्तयन्तो मयम ये जनः पर्युपासते, अर्थात जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। तो बस इतना ही। आप बात साथ तीनों सवाल के आंसर पूरे हुए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस वीडियो की सारी पंक्तियाँ सही ही मानी गई हैं, क्योंकि हम इस लाइनों को एक वेरीफाई वेबसाइट से उठाकर लाए हैं।
वीडियो में दी गई जानकारी की 100% सत्यता की जीएस ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल जिम्मेदारी लेता है।